पराग साहब जी ये किताब आई है रेख्ता से जी और देखने में तो ये किताब ऐसी लग रही है कि जिसको कुल्लियात कहा जा सकता है, लेकिन अभी हम इसको कुल्लियात नहीं कहेंगे जी क्योंकि फ़रज साहब हमारे बीच हैं हाँ और अभी माशाल्लाह वो शायरी अपने पूरे जोश खरोश से कर रहे हैं। तो बेशक, बेशक। ये हाँ, इस किताब के बारे में हाँ एक छोटी सी गुफ्तगू में, जी आपने इसको देखा, जी मैंने आज ही खरीदी है यहाँ से। आपने ख़रीदा, जी मैंने भी इसे ख़रीदा। जी मुझको मेरी याद आ रही है। मुझको मेरी याद आ रही है। ये किताब 1973 से लेके 2023 तक जो हाँ फ़रज साहब की शायरी है हाँ उस पर ये आधारित है। उस पर आधारित है। और फ़रज साहब की शायरी को आपने पढ़ा है, आपको क्या लगता है फ़रज साहब की शायरी आपको किस तरह से मुतासिर करती है, और इस किताब के हवाले से आप क्या? फरहद साहब की शायरी मैं समझिए कि आप पिछले 7-8 साल से पढ़ रहा हूँ, 7-8 सालों से पढ़ रहा हूँ। अब इसमें क्या है कि फरहद साहब के यहाँ क्या है कि जैसे होता है ना कि हम जब जदीदियत की बात करते हैं, माबाद जदीदियत की बात करते हैं, पोस्ट मॉडर्न मॉडर्न पोइट्री की बात करते हैं, जी तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जो है जो एक क्लासिकल स्टाइल ऑफ पोइट्री है उसका साथ या उसका हाथ जो है वो अक्सर शायर के हाथ से छूट जाता है बहुत ज़्यादा मॉडर्न होने में, जी है ना। और इमेजरी वाली पोइट्री करने में या जदीदियत में जितने भी फैक्टर्स हैं उस पोइट्री के, तो उसमें वो चीज़ें छूट जाती हैं। तो उसमें मैं फ़रहद साहब की शायरी को एक इस तरह से पाता हूँ कि उनके यहाँ की जो उर्दू है, एक तो क्लासिकल भी वो कह रहे हैं, हाँ समाज से जुड़े हुए मसले भी उसके अंदर हैं, और ख़ास तौर से जो जैसा कि आप भी अक्सर जिक्र करते हैं गालिब का, कि एक जो एंटी रिलीजियस पोइट्री का जो हाँ, एंटी रिलीजियस पोइट्री का जो गज़ल का मिजाज है, जो गज़ल का जो मिजाज है, मैं एंटी इस्लामिक नहीं, एंटी रिलीजियस बात है। रिलीजियस बात कर रहे हैं, जैसा कि हम लोग सुबह जिक्र भी कर रहे थे, आपने ये बात हाँ, फ़रज साहब के हवाले फरहद से साहब में, हाँ आप फरहद साहब के हवाले से, जी तो फरहद साहब के वो चीज़ है, जी वो चीज़ हमने पकड़ी हुई है, मतलब फरहद साहब ने पकड़ी हुई है, और हम लोगों को उससे एक हौसला मिलता है, हम लोगों को भी एक ये, हम लोग उस चीज़ को भूल नहीं पाते जी कि मतलब इस तरह की शायरी भी आज की उसमें आज के समाज में हो रही है। जी अब जैसे आपको याद होगा कि जब हम लोगों ने राहत साहब के इंटरव्यूज़ वगैरह किए थे और उनसे बात की थी, तो राहत साहब ने ये कहा था कि यार कभी कभी ऐसा शेर किसी के यहाँ सुनने में आ जाता है कि लगता है कि हाँ यार इस तरह की शायरी मुशायरे अभी अब मुशायरे अभी जिंदा हैं, अभी जिंदा है, ख़त्म नहीं हुए कि हैं। वो हाँ, शेर वो क्या कहते हैं कि क्या अच्छा शेर था। किसी दिन किसी दिन देखना इन मस्जिदों से किसी दिन देखना इन मस्जिदों से खुदा की खुदा मौत की का ऐलान होगा। मतलब एकदम फ्री फ्लोइंग, एकदम खुली, हाँ हाँ है ना। तो उस तरह की चीज़ें फरहद साहब के यहाँ तमाम जावियों से हैं, और मतलब एक मैं ये कहूँगा कि एक बहुत ही ब्रेव हाँ। शायर मैं कहूँगा फरहद साहब को। मैं जहाँ तक फ़रज साहब की शायरी के बारे में मेरी भी जो राय है, जी जैसे सबसे पहला जुमला लिखा है फ़रत एहसास, जी भारत के प्रमुख उत्तर आधुनिक उर्दू शायरों में गिने जाते हैं। जी अब जैसे उत्तर आधुनिकता का जो प्रश्न आता है, जी मैं शायरी के ही हवाले से बात हवाले करूं, बात कर रहे हैं आप। जी एक तो आधुनिकता की बात आती है, हाँ तो जब आधुनिकता की बात आती है तब हम रवायत को छोड़ते हैं। हाँ रवायत को हमने छोड़ दिया, जो क्लासिकल अंदाज की पोइट्री है, जो अलामतें, जो सिंबल, जो मेटाफर, उनको हम छोड़ के और नई तरह की शायरी में गए। उसको पहले तो तरक्की पसंद, हाँ अब बाद में जदीदियत उसी क्रम में आती है। लेकिन माबाद जदीदियत का मतलब ये होता है कि सब कुछ एक साथ है, हाँ सब कुछ एक साथ है। एक साथ। ये कुछ इस तरह के है कि 5 स्टार होटल में हाँ कोई आदिवासी नृत्य हो रहा हो। हाँ हाँ जैसे फ़रहद साहब की शायरी में क्या है कि फ़रहद साहब की शायरी में एक जो मॉडर्न आदमी है, हाँ जो एक अजनबीपन का शिकार है, हाँ हाँ शहरी जिंदगी है, हाँ, जो एक निराशा है, हाँ, वो भी राज साहब के यहाँ है, हाँ फ़रहद साहब के यहाँ इंडिविजुअलिटी भी है, हाँ और जो क्लासिकल अंदाज है, हाँ
झगड़े खुदा से हो गए अहदे शबाब में, हाँ तब से गिरे पड़े हैं जहाने खराब में, हाँ ये भी फरज साहब के यहाँ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो एक साथ शमा परवाना, हाँ एक साथ साहिल समंदर, हाँ सहरा, बयाबान, गुलशन, चमन, ये जितने मेटाफर हैं और जितनी अलामतें हैं हाँ वो भी हैं फरज साहब के साथ। उनके यहाँ हीर रांझा भी हैं, लैला मजनू भी हैं, और एक जो आज की ज़िंदगी है, हाँ आज 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 जिस जिस माहौल में एक शहरी ज़िंदगी जो लोग जी रहे हैं, हाँ उनकी भी अक्कासी है, उनकी भी नुमाइंदगी है। हाँ 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 दोनों बातें दोनों जो बातें हैं। तो ये है उत्तर आधुनिकता का मतलब ये हुआ हाँ 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 कि हमारे यहाँ कुछ भी फिल्टर्ड नहीं है। फिल्टर्ड नहीं है, ये भी बात है। अब आप जैसे फरहद साहब की शायरी, जी मैं रोक रहा हूँ एक मिनट, जैसे फरहद साहब की शायरी को आप जी कभी कभी आप ये देखेंगे कि इनकी शायरी को आप पूरा पढ़ें तो लगता है कि जैसे कई शायर हों यहाँ, हाँ 2 3 4 शायरों की हाँ शायरी हो ये। हाँ हाँ अच्छा, इस बात को फरहद साहब से कभी कभी बातचीत में मैंने पूछा भी, कहा भी, तो वो ये कहते हैं कि दीपक, मैं इस तरह से एक्सपेरिमेंट इसको कह सकते हो, या मैं उन चीज़ों को शायरी के माध्यम से महफूज करने की कोशिश करता हूँ हाँ कि वो चीज़ें छूट ना जाए, भले अच्छा शेर ना आए लेकिन मजमून बना रहे। हाँ हाँ फरहद साहब हम लोगों को जो रास्ता दिखाते हैं, जो हमारा आपका मार्गदर्शन करते हैं, हाँ। हम लोग तो अपने जो जो दौर में होता है समकालीन उसी का अनुकरण करते उसी हैं। का अनुकरण करते हैं, बिल्कुल इसी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल आपको इनके यहाँ जदीदियत और तरक्की पसंदी के भी ऐसे ऐसे शेर मिलेंगे, हाँ और क्लासिकल अंदाज के भी। और क्लासिकल के। अच्छा, इसमें मैं एक बात मुझे जो अचानक से कौंधी आपकी बातों के बीच में, जी कि एक तो है कि जो शेर कह रहा है कोई व्यक्ति, कोई आदमी, कोई शायर है, कोई शेर कह रहा है, घूमते रहो, ठीक है ना, कोई आदमी कोई शेर कह रहा है, तो हो सकता है कि वो शेर उसने महसूस न किया हो, एक्सपीरियंस न किया बैठो हो, ना। और उसने कह दिया वो शेर। लेकिन फरहद साहब क्या ऐसा नहीं है। हाँ हाँ फरहद साहब हाँ तो सरापा शायर है। हाँ हाँ, सरापा जो शायर। सोच रहे हैं वो कह रहे हैं। जो बात आपने एंटी रिलीजियस वाली शुरू में कही, वो उनके मिजाज में नहीं है कि आप ये जान पाए कि कोई मुसलमान शायरी कर रहा है। हाँ 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 मतलब शायरी को एब्सोल्यूट रखना, हाँ निरपेक्ष रखना। हाँ हाँ हाँ। कोई अगर हिंदू भी हो और ये जाहिर हो कि हिंदू बन के उनका तो शायद, पहले मजमूए का नाम ही कशका खेचा देर में बैठा है। बताइए और बताइए। हाँ, तो अब इस तरह से नहीं, ये इस तो पे त्रिपुंड का जो है उसका इस कवर है और लाल रंग का जो है। कोई उसका ये उन्वान देखिए। नहीं, और जो है फरद इस पे मैं और एक मैं बात इसको थोड़ा सा और वाज़ेह करना चाहूँगा अपने हिसाब से, जी जी कि जैसे फरद साहब ने गज़ल के उस मिजाज को समझा जी और उसको बरतने की कोशिश की। जी। एंटी रिलीजियस होने का मतलब ये है, और ये गज़ल में ही सबसे ज़्यादा संभव है, हाँ ये एक तो आपकी उदारता को हाँ दिखाता है। हाँ ठीक है, हम उदारता को बहुत अगर नया शब्द मान लें, बड़ा मान लें हम, लेकिन इस उदारता को लॉन्जाइनस के उससे जोड़ना चाहेंगे, हाँ हाँ औदात्य, उदात्तता जिसको, हाँ उसकी बात नहीं है। हाँ मैं ये ख़ास तौर से जोड़ना चाहूँगा कि धर्म सबसे पहले क्या करता है, रिलीजन हाँ। आदमी को सबसे बेसिक बुनियादी शुरुआत ही होती है डिसिप्लिन करता है। डिसिप्लिन करने से, जी। ये करना है, ये नहीं कर, डिसिप्लिन है। पहली शर्त डिसिप्लिन है। आस्था, रिचुअल डिसिप्लिन को आप एक ही बात है, हम कह रहे हैं कि रिचुअल भी सेकेंडरी है, हाँ हाँ, पहले अनुशासन। पहले सबसे पहला अनुशासन है। आस्था, श्रद्धा, विश्वास, ये सब तो बाद में, बच्चे को भी हम अगर कोई चीज़ कहेंगे तो पहले अनुशासन ही सिखाएं, रिवाज भी जो है अनुशासन का हिस्सा है। अनुशासन ही सिखाएंगे उसको। तो ये होता क्या है कि जब हम धर्म को इग्नोर करना चाहते हैं, या उसको क्रिटिसाइज करते हैं, या उसको ओवरव्यू करते हैं, तो वो एक तरह से मानवता कहें या मनुष्यता कहें, वो उसकी आज़ादी का घोषणा पत्र है। उसके हम मुक्ति चाहते हैं, बिल्कुल प्रार्थना के शिल्प में नहीं, हाँ हाँ है ना, जो देवी प्रसाद जी कहते हैं। तो ये जो मामला है भाई, सबसे पहली हिदायत क्या थी, ये खाना है, ये खाना है, ये खाना, और ये नहीं खाना है। हाँ, ये नहीं खाना।
अनुशासन वहीं से, कोई श्रद्धा कोई विश्वास शुरुआत में बिल्कुल नहीं है कहीं, कोई अलग से उसमें ना जोड़े, बिल्कुल 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 ऐसे ही, है ना। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो जो मानव मात्र की श्रेष्ठता का, हाँ उसके उत्थान की जो घोषणा है, वो ये चीज होती है कि हमें धर्म के जितने रिचुअल्स हैं, हाँ जितने डिसिप्लिन है, हम सबको हाँ, वो फर्ज आपके यहाँ, वो फर्ज साहब क्या है? और वो गजल के मिजाज के साथ है। वो गज़ल के मिजाज के साथ, मैं वही कह रहा था कि जो उनके यहाँ पर जो वोकेबलरी है या वो गज़ल के मिजाज के हिसाब से, अच्छा इसमें ऐसा नहीं है, मतलब अपने हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एंटी रिलीजियस पोएट्री ही हाँ हाँ, वो एक तगज़ुल पहलू, बहुत है, एक पहलू है, वो बहुत है, माशूक से बहुत बातें बहुत है, अल्लाह से बातें ऐन्द्रिक बहुत है। प्रेम है इनके हाँ, यहाँ, ऐन्द्रिक इनके यहाँ प्रेम, एब्स्ट्रैक्ट महबूब भी नहीं है, हाँ, ये भी खास बात है। ऐसे ही है। ये जिससे प्यार करते हैं, जिससे इश्क करते हैं, वो हाड़ मांस का बना हुआ है, करेक्ट ये भी क्लियर है। करेक्ट, कोई ऐसा नहीं कि रहस्यवादी प्रेम परिकल्पना, कोई मिस्टिज्म है, मिस्टिसिज्म है, हाँ हाँ, सही बात है, उस तरह की बातें नहीं इस हैं। तरह की बातें तो मैं तो इसको इसलिए भी इस किताब को महत्वपूर्ण मानता हूँ, जी। दो नज़रिए से। जी एक तो पहली बात ये कि ये फरहत साहब की शायरी की विकास यात्रा को खुद हमें दिखाती है, जी एक तरह से ऐतिहासिक दस्तावेज की तरह है हाँ। कि उनकी विकास यात्रा को, उनकी रचना प्रक्रिया की विकास यात्रा को दिखाती है। जी और दूसरे जो नए लिखने वाले हैं, हाँ मेरे जैसे, मेरे बाद के भी पीढ़ी के जो नए लड़के हैं, उनके लिए एक ये हैंडबुक है हाँ, हैंडबुक है बिल्कुल, कि मजमून को कैसे बढ़ता जाए, हाँ। उसमें कैसे जिद्दत, समझा कैसे मौलिकता, कैसे नई बातें आप ले आ पाएँ। तो इसको पढ़ें हाँ और इसको पढ़कर समझें हाँ कि फरहत साहब किस किस तरह के मजमूनों पर कमंदे डाल रहे हैं, हाँ हाँ, किस किस तरह के मजमून को गज़ल के दायरे में लाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो पूरे अनुशासन के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो सीखें, हाँ और यही नहीं कि केवल इंडिविजुअलिटी बरतें, जी जी, मेटाफर को भी समझें। मेटाफर को भी अलावा समझे। बहुत सारे नए लड़के ऐसे ऐसे कह रहे हैं गज़लें, क्षमा करेंगे आप अगर मुझे थोड़ा सख्त लहजे में कहना पड़े, कि जो पूरी की पूरी गज़ल नहीं, आप उनकी 10-10 गज़ल पढ़ ले जाइए, एक भी मुहावरा नहीं आएगा। हाँ 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 हाँ, ज़बान, जो पढ़ रहे हैं वही लिख रहे हैं अच्छा पढ़े तब समाज अच्छा में लिखे जो ना। सुन रहे हैं और अच्छा पढ़ेंगे, तब किस अच्छा लिखे। किस तरह से जब आप मुहावरा लाते हैं, तो वो जिस तरह से मानी की तहें बना देता है। हाँ आप फरहत साहब से सीखिए हाँ किस तरह से मुहावरेदार लैंग्वेज लाना है, हाँ वोकैबुलरी कैसे रखनी है। हाँ बहुत सारे नए लड़के लिखने वाले जो मेटाफर और अलामतें, सिंबल्स नहीं लाते, उनकी शायरी भी आप देखते हैं कि वो खुद उनको कुछ दिन बाद नहीं अच्छी लगेगी, और किसी को तो बात छोड़ दीजिए। तो अब इसके अंदर क्या है, मैं आपसे जो बात करना चाह रहा हूँ दीपक भाई, इसके अंदर आपसे एक जो, क्योंकि एक्सटेंशन हो बात का, जैसे ये कहा कि भाई ये पोस्ट मॉडर्न पोइट्री, फरहत साहब मतलब उत्तर आधुनिक शायर हैं, पोस्ट मॉडर्न पोइट हैं। अब जैसे हम लोग जो है जब मॉडर्निज़म, मॉडर्न पोइट्री की, मॉडर्न पोइट्स की बात करते हैं, तो हम लोग ख़ास तौर से अलवी साहब का नाम बहुत लेते हैं, या उसके बाद देखा जाए तो ज़फ़र इकबाल का नाम बहुत लेते हैं, आदिल मंसूरी का नाम बहुत हाँ हाँ, तमाम बहुत, अहमद मुश्ताक हाँ, हैं, अहमद मुश्ताक मनचंदा हैं, बानी हाँ, हैं, तो तमाम मनचंदा जेब गौरी बानी हैं। ज़ेब गौरी हैं। तो इधर जो है अब जैसे एंटी रिलीजियस वाली बात हमने कर ली, वोकेबुलरी इनकी जो है फरहत साहब की, वो जो है क्लासिकल पोइट्री वाली वोकेबुलरी इनके पास है, हर इनके तरह, पास हाँ, है ना? समर्थ हैं। तो अब हम जो पोस्ट मॉडर्न या मॉडर्न में जो फैक्टर्स हैं, जिस वजह से हम जो है किसी शायर को पोस्ट मॉडर्न शायर कहेंगे, उसमें एक तो या तो मजमून बहुत ही उस तरह का हो, है ना, या वोकेबुलरी पोस्ट मॉडर्न हो, ठीक है। तो लेकिन फरहत साहब के यहाँ जब हम देखते हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि हमको फरहत साहब को मॉडर्न पोएट कहना चाहिए, या अगर उनको पोस्ट मॉडर्न पोएट या मॉडर्न पोएट हम कह रहे हैं, तो क्या ऐसा फैक्टर है जो उनको पोस्ट मॉडर्न पोएट बनाता है? मजमून बांधने का तरीका, वोकेबुलरी, क्या? देखिए, एक तो मैंने शुरू में ही कहा कि उत्तर आधुनिकता एक ऐसा विचार है जहाँ सब कुछ एक साथ है। पहली बात तो ये, या दूसरी बात ये भी है शंकर जी, कि हम जिन बातों पर विचार कर चुके हैं या कई बार विचार कर चुके हैं,
उन पर पुनर्विचार करें। पुनर्विचार करें। जैसे तुलसी पर, जायसी पर आप बात कर चुके हैं, बहुत कुछ लिखा जा चुका है, गालिब पर आप बात कर चुके हैं, मीर पर, उत्तर आधुनिकता के हिसाब से आप उन पर बात करें। हाँ। तो जब आप उस तरह से बात करते हैं तो उत्तर आधुनिकता का कॉन्सेप्ट ही मेरी नज़र में ये है बुनियादी रूप से कि आप किसी को एक नज़रिए से, एक तरह से आप उसको नहीं बांध सकते। क्वांटम फिजिक्स वाला मैटर है कि दृष्टा भी उसमें शामिल है। अगर आप फरहत साहब को ये कह रहे हैं तो ये आप कह रहे हैं, फरहत साहब हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। गालिब को आप ये कह रहे हैं तो ये आप कह रहे हैं। मतलब उत्तर आधुनिकता किसी भी आलोचना, किसी भी समीक्षा या कवि के किसी भी प्रोटोटाइप को बहुत सीमित कर देता है और उस कवि के व्यक्तित्व को बड़ा करता है। जैसे फरहत साहब के बारे में आप ये नहीं कह सकते कि वो इस तरह के शायर हैं। जैसे आप उत्तर आधुनिकता इसी बात को डिनोट करने के लिए ही मैं कह रहा हूँ, ये शब्द प्रयोग कर रहा हूँ। आप नहीं कह सकते क्लासिकल हैं, सिंबल के, आप किसी विचारधारा के रूप में भी फरहत साहब को नहीं कह सकते। किसी स्टाइल में उनको नहीं बांधा जा सकता, किसी स्टाइल में या किसी खास लहजे में या एक कोई दक्षिण पंथ, वाम पंथ, जदीद या तरक्की, कुछ भी आप उनके साथ टैग नहीं कर सकते। इन सारी सीमाओं को तोड़ने का मतलब ये है कि वो गज़ल के रिप्रेजेंटेटिव है। गज़ल का दायरा जो है स्टाइल के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, गज़ल के रिप्रेजेंटेटिव। तो ये फरहत साहब की उपलब्धि है और बहुत ही अच्छा ये काम हुआ है। और रेख्ता इस तरह के तमाम काम कर रहा है। और मैं तो ख़ास तौर से, चूँकि हम लोग तो फरहत साहब के मुरीदों में, मैं तो कहूँगा हम लोग तो उनके चाहने वालों में हैं। तो ये बल्कि शागिर्द, सब फकीर इसी सिलसिले, तो बल्कि शागिर्द शब्द भी मुझे छोटा लगता है। मुझे मुरीद होना ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो फरहत साहब की शायरी को ही लाया गया, इसके पहले और किताबें लाई गई उन्होंने और तमाम काम। हम लोग मुर्शिद भी कह सकते हैं। हाँ, उनको मुर्शिद भी कह सकते हैं, इसमें मुबालगा नहीं है। तो वो जो काम फरहत साहब ने और काम किए अपने संपादन में, पर्दे के पीछे रह के जो वो कर रहे हैं रेख्ता से, वो तो नो डाउट वो तो महत्वपूर्ण काम है ही। जो उनकी शायरी भी पब्लिश हो रही है रेख्ता से, इसके लिए भी हम रेख्ता को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। और इस तरह से और भी चीज़ें उनकी आती रहें। काबिल गौर काम है और काबिल गौर काम है। और जो भी नई गज़ल लिखने वाले लोग हैं, मैं उनके लिए कहूँगा कि अगर थियरी आप नहीं पढ़ना चाहते, केवल प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं, व्यवहारिक, तो आप देखिए, सीधे गज़ल देखिए, बहर देखिए, लहजा देखिए और एक्सपेरिमेंट्स देखिए। अपने मुताले में इसको शामिल कर लें। बिल्कुल, ये इसेंशियल किताब है। मैंडेटरी है, ऑब्लिगेटरी नहीं है। मैंडेटरी। हाँ, मैंडेटरी है। तो बहुत अच्छा रहा गुफ्तगू। कभी फरहत साहब की शायरी पे और वसी हम लोग गुफ्तगू करेंगे। आज तो ये मेले में जो है बहुत शोरगुल भी है, आवाज़ भी पता नहीं ठीक से जा रही कि नहीं, लेकिन अब देखते ही इस किताब को जो बातें मन में आई, उसको हम लोगों को कहना ही था। बिल्कुल। और हम लोगों ने कहा। और बाकी फिर कभी हम लोग बैठेंगे और फरहत साहब इसके ऊपर और शेरों के उद्धरण के साथ बात करेंगे, शेर कोट करके कि ये देखिए ये किस तरह की बात है, उसका टीका और उसको मतलब पूरा डिस्क्राइब करके हम ये यहाँ मौलिकता है, यहाँ जिद्दत है, ये नई बात है। तो फरहत साहब के बारे में फिर कभी बात करेंगे। आज तो ये कोशिश करेंगे फरहत साहब हमारे साथ हों उस समय, तो और फरहत साहब अगर होंगे तब तो फिर बात दूसरी ही हो जाएगी। और उनके साथ रहना तो अच्छा ही रहेगा। कभी बात करेंगे फरहत साहब के साथ, बैठ के भी बात करेंगे उनकी शायरी पे। लेकिन पहले हम तो लोग तो ये अपने आप को स्पष्ट, हाँ, बाद में देना। वो क्या शेर है, शेर पे ही ख़त्म करो कि झूम तो लूँ जरा, हाँ, सवाल पर अभी मत दीजिए जवाब की मैं, हाँ, झूम तो लूँ सवाल पर। हाँ, तो वो वाली बात है। और ये उर्दू और हिंदी दोनों में आई है, इसलिए बहुत अच्छी बात है ये कि और ऐसी जगहों पे जहाँ लोग हिंदी नहीं जानते, तो वहाँ भी ये किताब पहुँचे और उसको लोग पढ़ें। और हिंदी में तो है ही, बहुत अच्छा ये काम हुआ है। और दाम भी इसका बहुत अधिक नहीं है, बहुत रिजनेबल है और छूट पर भी है।
ये 900 रुपये की किताब है और इस पर छूट भी है। पुस्तक तो ये पुस्तक मेले में तो एक बार दिखा दिए ना इसको, ये दिखाई ना। खड़ी कर दो। ये है किताब, आप देख लें, बहुत खूबसूरत गेटअप ये में। हिंदी एडिशन है, ये उर्दू एडिशन है। फरज साहब की फ़ोटो नहीं है यार, एक फ़ोटो फरज होनी साहब की चाहिए एक फ़ोटो इसमें पीछे। हार्ड बाउंड वाले में हम लोग कहेंगे कि हाँ, वो लगवानी पड़ेगी। कि फरज साहब की फ़ोटो एक बढ़िया खूबसूरत सी अंदर माशाल्लाह, ब्लैक एंड वाइट फोटो जो है। तो हाँ लगवाएंगे। और ये पढ़ी जाए। आज की बात हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। बाकी रेख्ता पे और भी किताबें हम लोग देख रहे हैं, तमाम काम हैं।